सभी को नमस्कार। फिर से आपका थर्ड ईयर की जो भारत का भूगोल की जो कक्षा है उसमें आपका स्वागत है। हम भारत के जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके अंदर जो 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं उसकी बात हमने विभिन्न वीडियो के माध्यम से की और मैं अपेक्षा करता हूं कि निश्चित रूप से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ आप लोग उतनी ईमानदारी से इन वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं जितना ईमानदारी से हम आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उतना चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही जितनी हम प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को सामने जब क्लास लेते हैं तब होता है। लेकिन जब तक स्थितियाँ सामान्य नहीं हो जाती तब तक हमारा जो ये माध्यम है, हमारी जो पढ़ाई है, उसको कंटिन्यू रखने के लिए ये ज़रूरी है। आप लोगों से बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियोज़ को पूरा देखें, इनको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, जिससे कि वो लोग जो इससे जुड़ नहीं पा रहे हैं वो भी इन वीडियोज़ के माध्यम से हमारा जो भौगोलिक जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर सकें। आज हम जो फिजिकल डिविजन्स हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो फिजिकल जो फीचर है वो है हिमालय या उत्तर की जो विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इसी भौगोलिक डिविजन्स को पढ़ाते टाइम मैंने एक पूरा वीडियो प्लेट विवर्तनी की या प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर आपको दिया है और उसका जो ज़्यादा जो कंटेंट था जिसको एक्सप्लेन करने की जो मैंने कोशिश की थी वो वैश्विक जो बड़ी और छोटी प्लेटों के साथ साथ जो इंडियन प्लेट है उसको समझाने की कोशिश की थी, जिससे कि हम हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया को समझ सकें। और इसके लिए मैंने विभिन्न चार्ट्स के माध्यम से, डायग्राम्स के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। उसी प्रक्रिया में सबसे पहले हम जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है उसका वर्णन करें, उसकी भौगोलिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन करें, या उसको जो विभिन्न भागों में हमने वर्गीकृत किया है जो उसके विकास की अवस्थाओं के आधार पर पुनः हम जो प्लेट विवर्तनी के आधार पे जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण हुआ उसको हम संक्षिप्त में पुनः यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ जिस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि जो ये इंडियन प्लेट है जो कि अंटार्कटिका प्लेट का भाग रहा है वो उससे अलग होकर धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ मूवमेंट कर रही है और इधर जिस ग्रीन कलर में हम देख पा रहे हैं वो यूरेशियन प्लेट है। तो यहाँ से जब इसका विस्तार हो रहा था उत्तर उत्तर पूर्व की तरफ, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले इसकी जो गति थी वो काफ़ी अधिक थी 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 70 मिलियन ईयर्स पहले जो कहाँ स्थिति थी, 15 मिलियन ईयर्स पहले जो भारतीय जो प्लेट थी उसकी स्थिति कहाँ थी, और यहाँ जो वर्तमान के अंदर जो हम देख पा रहे हैं जो इंडियन प्लेट है यहाँ के ऊपर जो इसकी बाउंड्री है वहाँ जहाँ की हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। अब इसको हम एक अलग जो चार्ट है उससे भी इसकी जो विकास की अवस्थाएं हैं उनको समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो अरावल जो हिमालय वाली पर्वत श्रृंखला है उसके बाहरी भागों के अंदर अगर इसकी संरचना की बात करें, एक सामान्य संरचना की बात करें, तो यहाँ पर परतदार चट्टानों की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। और ये जो परतदार जो चट्टानें होती हैं सामान्यतः उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जिनका निर्माण जो नवीन जो एरा है, जो टर्सरी टाइम पीरियड है, उसके अंदर उन जो सेडिमेंट्री जो रॉक से निर्मित जो मोड़दार जो पर्वत श्रृंखलाएं उनका निर्माण हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अगर हम आंतरिक भाग में जाएं, इसकी रीढ़ के अंदर हम जाएं तो वहाँ पर आपको जो पुरानी जो इग्नियस टाइप की जो चट्टानें थी, सिस्ट, स्लेट, फाइलाइट, क्वार्ट्जाइट, नाइस या जो क्रिस्टलिक रॉक्स जो होती है वो भी यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि हमने बताया था कि यूरेशियन और इंडियन जो प्लेट है वहाँ पर हमने बार बार बताया कि इधर ये यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट और इन दोनों के बीच में जो टैथी सागर की स्थिति थी और यहाँ
उत्तर से आने वाली जो नदियाँ थी उनके द्वारा, और दक्षिण से आने वाली, उत्तर से आने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से ऊपर की तरफ जाने नदियों के द्वारा निरंतर अपर्दन और उनके निक्षेपण से यहाँ पर अवसाद का जमा हो गया। और जब ये प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आई और इनके अंदर वलन पड़े, तो इस तरह से पर्वतों का यहाँ निर्माण देखने को मिला। तो ये बातें हमने कई बार की है। तो अब यहाँ अगर विस्तार की बात करें, पूरी जो उत्तरी पर्वत श्रृंखला की विस्तार की बात करें, तो इसका जो विस्तार है 2400 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की तरफ, या यहाँ हम देखें तो नंगा पर्वत से नामचा पर्वत जो श्रृंखला अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और यहाँ जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वहाँ तक इसका 2400 किलोमीटर के अंदर जो हमारी हिमालय जो नवीन पर्वत श्रृंखला है, नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, उसका विस्तार देखने को मिलता है। हमने यहाँ फिर आपको एक डायग्राम से फिर समझाने की कोशिश की है कि कार्बोनिफेरस के अंदर ये चट्टानें उत्तर की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ आकर इनका विस्तार हुआ, और यहाँ टैथिस सागर की स्थिति हमने बताई, और यूरेशियन प्लेट और ये जो इंडियन प्लेट है इनका एक दूसरे की तरफ मूवमेंट हुआ, और इस तरह से जो यहाँ एक दूसरे से टकराने से और यहाँ फोल्ड बनने से यहाँ पर इन पर्वत श्रृंखलाओं का जो निर्माण हुआ। तो ये चीज़ें हमने कई बार चर्चा की, लेकिन यहाँ एक चीज़ जो बात थी कि ऐसा नहीं है कि जो उत्तर की जो पर्वत श्रृंखला है उसका जो निर्माण है किसी एक चरण में हो गया। जब हमने इस हिमालय पर्वत श्रृंखला को विकास के आधार पे हमने जब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, तब भी हमने आपसे ये बात बताई थी कि यहाँ हिमालय जो उत्थान की जो प्रक्रियाएं हैं वे विभिन्न चरणों के अंदर संपन्न हुई, और ये जो प्रक्रियाएं होती हैं कोई छोटी प्रक्रियाएं नहीं होती, लंबे समय के अंदर ये चीज़ें संपादित होती हैं। तो ओलिगोसीन जो टाइम पीरियड था, जो जियोलॉजिकल जो टाइम पीरियड था, वहाँ पर जो हमारा उत्तर की तरफ जो महान हिमालय का निर्माण हुआ, हिमाद्री जिसको हम कहते हैं, उसके बाद वहाँ से नदियों के द्वारा जो पूर्व से जो नदियाँ, हिमालय से भी पूर्व की जो नदियाँ हैं जिनको हम पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं, यानी उनका निर्माण हिमालय की प्रक्रिया से पूर्व से ही हो चुका था, और उन्होंने उत्थान के साथ साथ अपना जो मार्ग था उनका अनुसरण किया, और लंबे समय तक अपर्दन से, जैसे वी आकार घाटियों का निर्माण करती हुई वो नदियाँ अपर्दन किया। अपर्दन के बाद जो महान हिमालय पर्वत श्रृंखला थी उसका जो पर्वत पादीय जो क्षेत्र था वहाँ पर उन्होंने निक्षेपण किया, और इंडियन प्लेट के पुनः उत्तर की तरफ, और हमने बताया था कि यहाँ यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद जो भारतीय जो प्लेट थी उसकी जो गति थी वो कम भी हो गई, क्योंकि टकराने के बाद फ्री मूवमेंट जो होता है वो नहीं होता है, और उसके बाद इसका जो मूवमेंट था लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से देखने को मिला। तो फिर जब महान हिमालय का निर्माण हो गया तो द्वितीय चरण के अंदर मायोसीन टाइम पीरियड के अंदर जो मध्य हिमालय था उसका निर्माण हुआ, और यहाँ से पुनः जो टैथिस सागर का जो अवशेष बचे और नदियों के द्वारा उसके अंदर जो निक्षेपण की प्रक्रियाएं होती रही, उसके बाद सबसे अंत के अंदर जो प्लायोसीन टाइम पीरियड था उसके अंदर शिवालिक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो विभिन्न परीक्षाओं के अंदर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो महान हिमालय पर्वत श्रृंखला उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कितनी दूरी में है, क्या हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उनका जो उत्थान था एक ही जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में हुआ, या मध्य महान और शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं का कौन सा जो जियोलॉजिकल जो टाइम था जिसके अंदर उसका उत्थान हुआ। ये सब चीज़ें आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, या हमारा जो तृतीय वर्ष जो BA तृतीय वर्ष के अंदर भूगोल के अंदर जो पेपर चलता है वहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर छोटे सवालों के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ हमने आपसे चर्चा कर ली कि जहाँ इसके अंदर जो पर्वत श्रृंखला है उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण भी देखने को मिलता है, साथ ही इसका जो केंद्रीय जो भाग होता है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के नाइस और जो क्रिस्टलिक जो रॉक्स होती है, जो रवेदार जो चट्टानें होती हैं, उनका भी यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। जब ये प्रक्रियाएं चल रही थी, एक दूसरे से टकराने की प्रक्रिया चल रही थी, जब एक दूसरे से जो प्लेट्स टकराती हैं तो वहाँ पर फोल्ड्स की जो वलन की प्रक्रियाएं भी देखने को मिलती हैं। वहाँ पर जो भ्रंश होते हैं एक दूसरे से टूट कर एक दूसरे में धंस जाने से, वो चीज़ें देखने को मिलती हैं।
तो यहाँ पर जो वलन है, उनके जो संरचनाएं हैं, जो भौतिक भूगोल में हमने पढ़ते हैं, अपनतिक कटक, अभिनतिक कटक घाटियाँ, अधिवलन, परिवलन और गिरवा जो नेपे होती हैं एक दूसरे के ऊपर, जब फोल्ड अत्यधिक हो जाता है तो प्रत्येक दूसरी जगह पर चट्टानें खिसक कर दूसरी जगह तक उसका स्थानांतरण हो जाता है, तो वहाँ नेपेज जो हैं उनका भी निर्माण। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा सकता है कि क्या यहाँ पर किस तरह के वलन या वैलीज या जो संरचनाएं थी जिनका निर्माण हुआ, वो हमसे पूछ सकते हैं। तो जो कश्मीर वैली है वो एक अभिनतिक जो घाटी होती है, आपने पढ़ा होगा इस तरह से जो हमने वलन बताए थे, तो ये इस तरह से जो होता है अपनतिक और अभिनतिक जो संरचनाएं हैं वो इस तरह से हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ जो हिमालय था, ये जो दोनों जो आपके सिरे हैं, यानी कि ईस्टर्न जो पार्ट है और जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ हमने देखा ये एक हिमालय है। यहाँ से फिर ये इस तरह से यहाँ आपके इधर किरथर है, यहाँ पामीर घाटी है, यहाँ क्यून ल्यून है आपके, फिर ये हिमालय श्रृंखला है। इधर की तरफ जाके ये इस तरह से अराकान योमा जो श्रेणी है वो देखने को मिलता है। तो इसके ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट दोनों जगह के ऊपर जो हमें विभिन्न तरह की जो संरचनाएं हैं, जिनको कि हम दीर्घ वलन के रूप में जानते हैं, वो संरचनाएं दोनों पश्चिम भाग यहाँ और यहाँ जो पूर्वी भाग है जहाँ अराकान योमा के रूप में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर इस तरह के दीर्घ वलन यहाँ आपको देखने को, या एक मुड़ा हुआ जो होता है जिनको कि हम सेनेक्ट्रियल बैंड्स भी कहते हैं, जिनको हम यहाँ पर ये भी कहते हैं कि इन दीर्घ जो वलन है उनको हेयर पिन वलन के नाम से भी, जो हेयर पिन फोल्ड्स के रूप में भी जाना जाता है। तो ये बात फिर आएगी हमारे सामने कि ये चीज़ें होती क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दीर्घ वलन क्या होता है, जो कि ईस्ट और वेस्ट जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के दोनों भागों के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमने 3 भागों के अंदर इसको डिवाइड किया, तो हम एक एक जो पर्वत श्रृंखला है उसकी हम यहाँ बात करेंगे। ओलिगोसीन टाइम पीरियड के अंदर सबसे पहले जो महान हिमालय का जो निर्माण हुआ उसकी सबसे ऊपर पहले हम चर्चा करेंगे, और जो महान हिमालय है उसको हम वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री, इन नामों से भी जानते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपसे वो पूछ सकता है कि वृहद हिमालय के बारे में वर्णन कीजिए, आपसे पूछ सकता है आंतरिक हिमालय के बारे में वर्णन कीजिए, आपसे वो पूछ सकता है हिमाद्री की बात कीजिए। तो यहाँ महान हिमालय, वृहद एवं आंतरिक हिमालय, हिमाद्री, सब हम एक ही उसको अलग अलग नाम से यहाँ पे हम जानते हैं। विस्तार की बात करें हम, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका जो विस्तार है वो लगभग 2400 किलोमीटर के अंदर पश्चिम से पूर्व की तरफ, कुछ बुक्स के अंदर 2400, कुछ 2400 से 2500 किलोमीटर के अंदर देखने को मिलता है। चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है विभिन्न भागों के अंदर इसको अंतर देखने को मिलता है, लेकिन 100 से 150 किलोमीटर तक भी इसकी चौड़ाई हमें देखने को मिलती है। लेकिन औसत चौड़ाई जो है, जो महान हिमालय है, वो 25 किलोमीटर के अंदर देखने को मिलती है। इसका जो निर्माण था वो लगभग 700 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ जब हमने फिर आपसे बात की, ये एक डायग्राम से हमने समझाने की कोशिश की, ये वाला जो पार्ट है, जो ऊपरी भाग है, जो महान हिमालय का जो ऊपरी भाग है, वहाँ या बाह्य जो भाग है, वहाँ पर हमें जो है परतदार जो चट्टानें हैं वो देखने को मिलती हैं। जबकि इसके आंतरिक भाग के अंदर हमें जो भी जो रॉक्स होती हैं, ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, जो आंतरिक भाग में, इसको इसलिए कहते हैं कि तब तक जब इन चट्टानों का निर्माण हो चुका था, तब तक जब हमने जियोलॉजिकल टाइम की बात की तो आपने कहा था कि आर्कियन टाइम पीरियड के अंदर जीवों के अवशेष देखने को नहीं मिलते, इसलिए इनको हम अजैविक जो चट्टानें हैं। जबकि भारी जो चट्टानें हैं वहाँ पर इस तरह के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो जो परतदार चट्टानें होती हैं उसके अंदर जैविक लक्षण देखने को मिलते हैं, जबकि जो पुरातन चट्टानें होती हैं, जिनको अजैविक चट्टानें जो कि महान हिमालय के आंतरिक भाग में देखने को मिलती है, उसके अंदर ग्रेनाइट, निस्ट और सिस्ट टाइप की जो चट्टानें हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। ऊंचाई की बात करें तो जो महान हिमालय है, जो आंतरिक हिमालय है, जो हिमाद्री है, उसकी औसत ऊंचाई लगभग जो है 6000 मीटर है, यानी कि 6 किलोमीटर है। और यहाँ पर आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते, लगभग 40 चोटियाँ ऐसी हैं जिनकी जो ऊंचाई है 7000 मीटर या 7 किलोमीटर से अधिक है। तो ये औसत ऊंचाई जो किसी भी
जो नवीन पर्वत श्रृंखलाएं जो होती हैं उनकी तुलना में काफ़ी अधिक है। अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो जो महान हिमालय है उसका जो स्लोप है वो उत्तर की तुलना में दक्षिण के अंदर इसका जो ढाल है वो अधिक तीव्र है। यानी ये आपके लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है कि ये वाला जो ढाल है वो अधिक है, जबकि चाइना की तरफ वाला जो ढाल है वो कम है। तभी सामरिक दृष्टिकोण से चीन को यहाँ हमेशा फ़ायदा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे स्लोप कम है। जबकि भारतीय सेनाओं को दक्षिण से उत्तर की तरफ जो चढ़ाई करनी पड़ती है तो अत्यधिक स्लोप होने के कारण, ढाल होने के कारण उनको प्राकृतिक जो अवरोध है उनका सामना ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये चीज़ भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। विस्तार की हमने बात की 2400 से 2500 किलोमीटर, और ये जो विस्तार है पूर्व के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जो कि आपके नामचा बरवा जो पर्वत है वहाँ से भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। और हमने कहा था कि जहाँ तिब्बत के अंदर उसको सांगपो नाम से जानते हैं, और जब वो भारत में प्रवेश करती है तो उसको दिहांग नाम से जाना जाता है। तो वो जो प्रवेश करती है वो जो नामचा बरवा जो क्षेत्र है ये वाला वहाँ पर जो है ये भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र जो नदी है प्रवेश करती है। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम के अंदर जो कि जो नंगा जो पर्वत है, जो कि वर्तमान के अंदर जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ पर कह लीजिए, और जो आपके यूनियन टेरिटरीज़ हैं जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, वहाँ पर जो नंगा पर्वत है वहाँ जहाँ सिंधु नदी एक बड़ा गार्ज का निर्माण करते हुए नीचे की तरफ उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवेश करती है, वहाँ तक इसका जो विस्तार है महान पर्वत श्रृंखला, आंतरिक पर्वत श्रृंखला का देखने को मिलता है। तो अब प्रमुख चोटियों की हम बात करें तो अधिकांश दुनिया की जो प्रमुख चोटियां हैं या दुनिया की सबसे जो ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि इसी महान हिमालय के अंदर देखने को मिलती है। कंचनजंगा है। अब यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब फिर मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा कंचनजंगा, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट जो पर्वत श्रृंखला है वो नेपाल के अंदर स्थित है। फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा जिसका उत्तर हम बाद में देंगे, कि आप पूछ सकते हैं कि सर हमने तो ये पढ़ा था कि भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो K2 है, कॉर्डिनो ऑस्टिन है। तो आपको इसका जवाब ये पता होगा कि वो महान हिमालय के अंदर ना होकर काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है कि जो ट्रांस हिमालय की जो श्रृंखलाएँ हैं उसका पार्ट है। तो वहाँ हम इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है। भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कंचनजंगा है जो सिक्किम के अंदर स्थित है। मकालू ये भी नेपाल के अंदर है। धौलागिरी ये भी नेपाल के अंदर है। आपके नंगा पर्वत जो है वो भारत में है। नंदा देवी भी आपके है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। अन्नपूर्णा है। तो ये जो पर्वत चोटियाँ नेपाल में, अन्नपूर्णा भी, तो ये जो प्रमुख चोटियाँ हैं ये आपके महान जो हिमालय है वहाँ देखने को मिलती है। फिर अगर हम बात करें, एक चीज़ और आपके लिए बता दें कि एवरेस्ट को जो है नेपाल के अंदर जो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। आपसे सागरमाथा में कंफ्यूज नहीं होता। जबकि एवरेस्ट को तिब्बती भाषा की हम बात करें तो उसको चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ जो महान हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक प्राकृतिक अवरोध है, किसी तरह के यहाँ पर जो मार्ग या दर्रे देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ विभिन्न नदियों के द्वारा लंबे समय तक अपर्दन से वी और यू शेप वैली की निर्माण हुआ, गोर्ज का निर्माण हुआ। तो उसी प्रक्रिया के अंदर जो है दर्रों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग जो स्टेट है वहाँ पर अलग अलग जो दर्रे हैं जो इस महान हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ हम देखें जम्मू कश्मीर एंड लेह एंड लद्दाख की यूनियन टेरिटरी की बात करें तो बुर्जिल और जो ज़िला जो दर्रा है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो सिपकिला, बारालाचला जो दर्रा है वो हमें देखने को मिलता है। और उत्तरांचल की बात करें थागाली, लिपू लेक,
लिपुलेख ला। ला का मतलब ही जो होता है वो दर्रा होता है, नीति है। और सिक्किम के अंदर नाथुला और जेलेपला दर्रा है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर बोमडीला, जो कि आपके जो तवांग वाला जो एरिया है वहाँ पर देखने को मिलता है। बूमला, टूंगला, पुंगम, ये अलग अलग जो दर्रे हैं वो हमें जो महान हिमालय पर्वत श्रृंखला है वहाँ देखने को मिलते हैं। हम चाहें तो इसको नक्शे में पुनः हम देख सकते हैं। आपको ये दोनों चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगा। ये इन दर्रों की हमने बात की। तो जैसे मैंने कहा कि ये आघिल दर्रा है जो कि आपके बिल्कुल उत्तर में है। आपके काराकोरम जो दर्रा है यहाँ हम देख पा रहे हैं, जो काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर है। और इसके जो काराकोरम जो दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और ये काराकोरम जो रेंज है, जो ट्रांस हिमालय की जो पार्ट है वहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ से हमें चीन को या यारकंद या तारिम बेसिन तक मार्ग जो है वो प्राचीन काल में भी जोड़ने का काम करता था। तो ये और जोजिला दर्रा जो है उसकी हमने बात की, कश्मीर के अंदर है। थोड़ा हमने यहाँ थोड़ा ऊपर बताया था, ये थोड़ा नीचे है यहाँ पर। और जोजिला जो दर्रा है वो जास्कर श्रेणी के अंदर स्थित है। और श्रीनगर से लेह लद्दाख जो है उसको जोड़ने का जो मार्ग है वो जोजिला दर्रा से होकर ही जाता है। तो ये आपको बड़ा महत्वपूर्ण जो तथ्य है जो आपको पता होना चाहिए। लेह लद्दाख के अंदर खारदुंग भी है, थांगला है। अब बड़ा लाचला जो दर्रा है जो हमने बात की हिमाचल के अंदर है, और ये जो है जास्कर में है। और लेह और मंडी जो है, मंडी कहाँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और यहाँ लेह की तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ पर आपको जो मार्ग जो प्रदान करता है, जो मार्ग है वो बड़ा लाचला दर्रे से होकर जाता है। नीचे हम बात करें सिपकिला, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और शिमला से तिब्बत के लिए जो मार्ग जाता है वो भी आपके सिपकिला दर्रे से। और आपको पता होना चाहिए कि इसी सिपकिला दर्रे से जो है सतलज नदी आपके यहाँ भारत के अंदर प्रवेश करती है। इसका उद्गम स्थान यहीं सिपकिला दर्रे के पास में है। तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है, आपके लिए ये भी अच्छा है। और जो इधर अगर हम बात करें रोहतांग दर्रे की हम बात करें तो रोहतांग जो दर्रा है वो मनाली से लेह के लिए जो मार्ग जाता है वो रोहतांग दर्रे से होके जाता है। जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर स्थित है। और बनियाल दर्रा है, ये आपके जो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर के लिए जो मार्ग जाता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का जो काम करता है वो जो करता है बनियाल दर्रा है, जिसके अंदर अब बड़ी फेमस एक बहुत लंबी सुरंग का निर्माण किया है जिसको जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। अब जो पीर पंजाल जो दर्रा है वो पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी जो मध्य हिमालय का पार्ट है, हम अलग से बात करेंगे। तो वो जो यहाँ कुलगांव से जो मार्ग जाता है उसके लिए कोकी मार्ग जिसको कहते हैं, तो उसके लिए ये फेमस है पीर पंजाल जो है। और बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने के लिए जो रास्ता है वो बुर्जिल दर्रे से है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर है। और ये माना दर्रा जो है आपके कुमायूं जो पहाड़ियाँ हैं, जो कुमायूं जो पहाड़ियाँ हैं वो भी मध्य हिमालय की ही पहाड़ियों के अंदर शामिल की जाती हैं। तो मानसरोवर जो झील है और जो कैलाश जो घाटी है उसको जाने का जो मार्ग हमें प्रदान किया जाता है। और अभी वर्तमान के अंदर भारत और चीन के अंदर जो सीमा विवाद चल रहा है वो इसी दर्रे के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये विभिन्न दर्रों की हमने बात की। अब पुनः हम जो अब यहाँ चोटियों की हम बात कर लेते हैं कि जो महान हिमालय है उसके अंदर, अब जैसे मैंने कहा कि अधिकांश जो चोटियाँ हैं जो महान हिमालय की वो नेपाल में जो मध्य वाला जो पार्ट है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो महान हिमालय है उसके कौन से भाग में, पश्चिम भाग में, मध्य भाग में या पूर्वी भाग के अंदर ऊंची चोटियाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं अधिकांश जो ऊंची चोटियाँ हैं इसके मध्य भाग के अंदर है। और ये जो मध्य भाग है इसका जो विस्तार है, अधिकांश जो विस्तार है वो नेपाल के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ
ये कंचनजंगा सिक्किम के अंदर, भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। आपके ये माउंट एवरेस्ट है, सागरमाथा भी कहते हैं। उसके दक्षिण पूर्व के अंदर मकालू है। आपके पश्चिम की तरफ जाएं तो विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं, जिसमें चो ओयू जो कि यहाँ स्थानीय नाम है वो है, गौरीशंकर है, गणेश है, मंसालू है। अब यहाँ ये मकालू है, ये मंसालू है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है। तो ये सब जो चोटियाँ हैं आपको नेपाल में, आपसे ये पूछ सकता है कि पूर्व से पश्चिम के अंदर इन पर्वत श्रृंखलाओं का नाम बताइए। 4 पहाड़ियों को आपको नाम दे दे, 1, 2, 3 और 4। तो आसान हो जाता है कि आप कह सकते हो। उसमें ऑप्शंस इस तरह से चलेंगे कि आपको माउंट एवरेस्ट, देन अन्नपूर्णा, देन धौलागिरी, देन नंदा देवी। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और ये नामचा बरुआ जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और आपके भारत की हम बात करें तो जो त्रिशूल पर्वत श्रृंखला है, नंदा देवी है, कामेट है, ये भारत में स्थित है। नंदा देवी, त्रिशूल और कामेट। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर आपके जो K2 है, ये जो पर्वत श्रृंखला है जो कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है, ये जो है कोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे चोटी ऊंची है वो कंचनजंगा है। तो इस तरह के सवाल आपसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। यूपीएससी के अंदर इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी। तो इस तरह के सवालों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें जो है महान हिमालय के संदर्भ में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ग्लेशियर्स की हम बात करें तो मिलाप जो ग्लेशियर है, गंगोत्री जहाँ से गंगा नदी का उद्भव होता है वो ग्लेशियर है। आपके जेमू जो ग्लेशियर है, ये आपके महान हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ देखने को मिलते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से भी जो भारत के अंदर विभिन्न जो ग्लेशियर्स हैं उनकी भी हम यहाँ पर बात कर लेंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें समझना। ये लीजिए आपके सामने है जो विभिन्न जो स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो फेमस जो ग्लेशियर्स हैं जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी हुई रहती है, और जो सीमा जहाँ से ऊपर की तरफ जो बर्फ़ का जमाव रहता है उनको हम हिम रेखा कहते हैं। अब यहाँ ये बातूरा ग्लेशियर, इस्पार जो ग्लेशियर है, यहाँ पर सिगार घाटी है, आपको पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। आपके चोंगोलुंगमा जो ग्लेशियर है लेह लद्दाख की तरफ पड़ता है। बालोत्रा जो ग्लेशियर है, सियाचिन जो ग्लेशियर है, सियाचिन बार बार हमारे सामरिक दृष्टिकोण से आता है। और यहाँ पे नुब्रा जो घाटी है वो सियाचिन जो ग्लेशियर है। तो आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में जब सियाचिन की बात आती है तो नुब्रा जो ग्लेशियर है उसकी बात आनी चाहिए। जब इस्पार ग्लेशियर की आती है तो सिगार जो घाटी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर है, उसकी बात होनी चाहिए। सालोत्रा जो कांगड़ी जो ग्लेशियर है, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख के अंदर है। बालोत्रा ग्लेशियर है। तो ये चीज़ें अब यहाँ फिर हम हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर महत्वपूर्ण हमें ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। पिंडारी जो ग्लेशियर है, आपके मिलाप जो ग्लेशियर है, चोराबारी जो ग्लेशियर है, गंगोत्री जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो ये महत्वपूर्ण जो ग्लेशियर हैं जो यहाँ देखने को मिलती हैं। और जितने भी ग्लेशियर हैं वो आपके हिमालय के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर अधिक देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर हम जो अक्षांश रेखाओं की बात करें तो उत्तरी अक्षांश का जो विस्तार है वो आपके पश्चिम हिमालय की तरफ ज़्यादा है, और विषुवत रेखा से जितना हम दूर जाते हैं वहाँ पर तापमान कम होता जाता है, और यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है। तो ऊंचाई की तरफ हम जब जाते हैं तो वहाँ पर भी जो प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये दोनों जो कारक हैं वहाँ पर ग्लेशियर के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ जिसको कि हम सामान्य तापमान दर कहते हैं, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हाइट के ऊपर जो टेम्परेचर कम हो जाता है, और विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जब जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। तो ये सारे ही फैक्टर, ऊंचाई वाला, आपकी विषुवत रेखा से दूरी वाला, ये सब चीज़ें यहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब जब दर्रों की हमने बात की तो कुछ दर्रे जो कि उसके अंदर
नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी है, सिक्किम में है, उनकी बात भी हम यहीं पे कर लें। नाथुला दर्रा की बात की हमने, जो सिक्किम के अंदर है। जेलेपला दर्रा की बात की, जो कि सिक्किम के अंदर है, जो कि सब दोनों महान हिमालय के अंदर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ जो नाथुला जो दर्रा है, जो कि यहाँ पर स्थानीय जो पर्वत श्रेणी है, उसका विस्तार जो है तिब्बत, नेपाल और भूटान तक देखने को मिलता है, उसको डोंग्यो श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और जो चुम्बो नदी जो है वो यहीं पर बहती है। सिक्किम और भूटान सीमा के ऊपर ये नाथुला दर्रा देखने को मिलता है। और यहाँ दार्जिलिंग व चुम्बा से जो मार्ग जाता है, दार्जिलिंग जो है बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, स्टेट है, लेकिन वहाँ से जो मार्ग जाता है उसके लिए जो नाथुला जो पास है वो मार्ग प्रदान करता है। जेलेपला जो दर्रा है वो सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, जो नाथुला है वो दार्जिलिंग से चुम्बा घाटी के लिए, जबकि जेलेपला जहाँ से कि तीस्ता नदी, मैंने कहा था तीस्ता नदी, जब मैंने नॉर्थ ईस्ट की बात की, ब्रह्मपुत्र नदी की बात की, तो तीस्ता जो नदी है इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी से आकर इधर से आकर मिलती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, इधर से आती हुई जो भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ जो तीस्ता नदी है वो जेलेपला दर्रे से भारत के अंदर प्रवेश करती है, सिक्किम से होती हुई जेलेपला दर्रा से आपके वेस्ट बंगाल से होती हुई जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उससे जाके मिल जाती है। और यहीं से जो चुम्बी घाटी व दार्जिलिंग जो तिब्बत का जो मार्ग प्रदान करते हैं, वहाँ इन हमें देखने को मिलता है। और ये सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत और चाइना के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जब होते हैं तो ये जेलेपला दर्रा और ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब इधर की तरफ बात करें, बोमडीला जो मैंने कहा तवांग घाटी से मार्ग जाता है तिब्बत के लिए। यांगपाक दर्रा जो कि जहाँ से कि यहीं से जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में पड़ती है, और यहीं पे जो नामचा बरवा जो प्रमुख श्रृंखला है वो भी देखने को मिलती है। तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश जो मार्ग है, चीन के लिए मार्ग भी यहीं से यांगपा दर्रा से है। आपके इधर जाएं तो लिपा जो पानी है, लिखा पानी जो है वो दर्रा जो म्यांमार और उत्तर की तरफ जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। दीफू दर्रा जो है महत्वपूर्ण दर्रा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है और ये अरुणाचल और म्यांमार सीमा पर स्थित है। पांगसांड ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, इसके यहाँ पर इस तरह से अरुणाचल प्रदेश का विस्तार देखने को मिलता है। और ये जो है डिब्रूगढ़ से म्यांमार के लिए, डिब्रूगढ़ बेसिकली आसाम के अंदर पड़ता है, लेकिन इसकी स्थिति आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो डिब्रूगढ़ से म्यांमार के लिए जो मार्ग जाता है। और ये तुजू दर्रा जो है जो मणिपुर है उसका जो दक्षिणी भाग है, या हम ये कहें मिज़ोरम और मणिपुर के जो सीमा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर तुजू दर्रे की स्थिति देखने को मिलती है। इम्फाल से तामू व म्यांमार के लिए जो मार्ग जाता है इसी तुजू दर्रे से देखने को मिलता है, जो कि मणिपुर में। तो ये भारत के जो महत्वपूर्ण जो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिमालय का पार्ट है, जो हमने कहा कि जो यहाँ पे इस तरह के फॉल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, इस तरह से सेनेटिक जो फॉल्ट्स होते हैं, तो वो जो है अराकान योमा जो पर्वत श्रृंखला है, तो वहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के जो दर्रे हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब ये हमने बात की, अब हम बात हैं लघु हिमालय जिसका जो निर्माण है, जैसे हमने शुरू में ही आपसे बताया कि मध्य हिमालय का मायोसीन के अंदर जो है उत्थान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई, या उसका विकास जो था वो इस टाइम पीरियड के अंदर हुआ था। लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, हिम को हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो अधिकांश जो विस्तार है वो हिमाचल के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ एक बड़ा बारीक सा हमने नक्शे के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। महान हिमालय है, उसके दक्षिण के अंदर जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। और ये जो मध्य हिमालय है, इसके अंदर जो मध्य हिमालय श्रेणी कह लीजिए, हिमाचल श्रेणी कह लीजिए, जिसमें विभिन्न जो पर्वतमालाएं हैं उन श्रेणियों का सम्मिलित रूप होता है। सीरीज के अंदर एक से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं एक दूसरे से सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ जो पीर पंजाल श्रेणी है ये मध्य हिमालय के बाद पार्ट है, उसके नीचे दक्षिण या दक्षिण पूर्व की तरफ धौलाधर पर्वत श्रेणी है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य के अंदर या पीर पंजाल या महाल हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी देखने को मिलती है। कश्मीर घाटी के पश्चिम के अंदर लाहौल स्पीति जो घाटी है वो देखने को मिलती है। और पूर्व की बात करें तो यहाँ जो फूलों की घाटी है
वैली ऑफ फ्लावर जो आपके लिए जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आपके बायोस्फीयर रिजर्व के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो हिमाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो फूलों की जो घाटी है वो भी आपको महान हिमालय पीर पंजाल का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर इसका विस्तार देखने को मिलता है, या इसके दक्षिण के अंदर हम कहें तो यहाँ पर धौलाधर श्रेणी जो है उसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये मध्य हिमालय की एक हमने बात की जो, और यहाँ पे जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, अभी यहाँ ये चीज़ें आपसे बार बार हम एक नक्शे में फिर आपसे समझाने की बात करेंगे कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट है, ये सब चीज़ें जो हैं हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो फॉल्ट्स हैं, ये फॉल्ट्स का निर्माण जो हिमालय पर्वत का जो उत्थान हुआ, जो जैसे इस तरह से हमने बात की, तो जब भारतीय जो प्लेट है, सपोज ये भारतीय प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, जब ये एक दूसरे से टकराती हैं, जब टकराती हैं तो जो भारी प्लेट है, तो इंडियन जो प्लेट है उसका निक्षेपण कहाँ हो गया, यूरेशियन प्लेट के अंदर। और जब ये नीचे जाती हैं तो यहाँ जब टकराती हैं तो टकराती होने के बाद यहाँ पर टूटन सा हो जाता है, फोल्ड्स हो जाते हैं, भ्रंश बन जाते हैं। तो वो जो प्रक्रिया होती है वहाँ पर हमें फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि इन विभिन्न जो पर्वत श्रृंखलाएं, जो 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं का जो क्रमिक विकास हुआ, उन सब के मध्य के अंदर हमें फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण ऐसे हो चुका होता है तो दोबारा जब यहाँ से दोबारा जो इंडियन प्लेट जब वापस उसमें टक्कर करती है तो वहाँ पर फॉल्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण है। चौड़ाई की बात करें, ये बिल्कुल जो मध्य महान हिमालय है उसके पैरेलल पश्चिम से पूर्व की तरफ मध्य हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। इसकी जो चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर के बीच में है। और ऊंचाई की बात करें, सामान्य ऊंचाई की बात करें तो 3000 से 4500, यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन अलग अलग पुस्तकों में देखने को मिलता है कि कहीं 2800 से 4800 लिख देगा, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ऊंचाई है 3000 से 4500 की मीटर में देखने को मिलती है। जो ढाल होता है दक्षिण ढाल उत्तर से अधिक देखने को मिलेगा। और जो लघु हिमालय की जो श्रेणियां हैं, यहाँ पे छोटे छोटे मैदान भी देखने को मिलते हैं। जो लघु हिमालय है कश्मीर के अंदर उनको मृग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, उसी के आधार पे उनका नाम मृग के आधार पर पड़ा। उत्तराखंड के अंदर उनको बुग्याल, पयार। तो जो मैदानी जो क्षेत्र मध्य हिमालय या लघु हिमालय के अंदर देखने को मिलते हैं उनको इन विभिन्न नामों से, कश्मीर में मैंने कहा मृग और उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार। तो ये आपको पता होना चाहिए। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि बुग्याल, प्यार या मृग हिमालय की कौन सी जो पर्वत श्रेणी है, श्रृंखला है, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। लघु हिमालय जो श्रेणी है उसको लघु जो पर्वत श्रेणी है उसके अंदर हमने विभक्त किया है। उसके अंदर पीर पंजाल पश्चिम के अंदर, फिर पश्चिम से आप क्रमिक रूप से चलिए, पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ धौलाधर, धौलाधर के पूर्व में नागटिब्बा जो कि हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर है। महाभारत जिसका विस्तार नेपाल के अंदर देखने को मिलता है। मसूरी, कुमायूं जो है ये आपके बीच में है, पड़ेगी उत्तराखंड के पास। तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ये सब सीरीज़ हैं जिसकी मध्य हिमालय की। अगर हम नक्शे के अंदर एक बार पुनः हम उसको नक्शे के माध्यम से देखने की कोशिश करें तो अब यहाँ हम इसको देख पाएंगे। एक एक चीज़ हमें कोशिश करते हैं हम जो आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ हम देखें तो ये पीर पंजाल, ये धौलाधर, आपके ये नागटिब्बा, ये मसूरी और यहाँ महाभारत श्रृंखला। तो ये जो हैं ये आपके जो मध्य हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनके नाम हैं। यहाँ अलग अलग हम बाद में बात कर लेंगे कि काराकोरम, जास्कर, ये अभी हम नेक्स्ट जो स्लाइड्स होगी वहाँ हम बात करेंगे। तो ये चीज़ें आपको जैसे अब हम पीर पंजाल की बात करें तो कश्मीर से जास्कर श्रेणी से जो अलग जो करती है वो पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। और ये कश्मीर में है, इसके अंदर दर्रे भी देखने को मिलते हैं जो हमने बात की, पीर पंजाल, बनियाल दर्रा हमने बाकायदा एक अलग नक्शे में। तो ये जो दर्रे हैं वो पीर पंजाल श्रेणी के अंदर देखने को मिलते हैं। ये जो बनियाल जो है कश्मीर शेष बार से जोड़ने का काम करता हुआ है। बनियाल जो दर्रा है इसकी जो ऊंचाई जो है वो 400 मीटर है। जो
और ये जो मध्य हिमालय की जो सबसे जो ऊंची, ये सबसे लंबी जो श्रेणी है वो पीर पंजाल, क्योंकि यहाँ पे हमने अलग अलग पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणी की बात की है, तो इनके अंदर जो सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है वो आपके जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है वो है। झेलम व्यास के मध्य के अंदर इसका जो विस्तार है वो देखने को मिलता है, और वो लगभग 400 किलोमीटर के अंदर दूरी के अंदर देखने को मिलता है। धौलाधर है जो हिमाचल में है। शिमला जो आपके हिल स्टेशन है वो धौलाधर पर्वत श्रेणी के ऊपर है। कांगड़ा और कुल्लू जो घाटियाँ हैं, जो हिल स्टेशंस हैं, जो लोग घूमने जाते हैं, वो सब हिमाचल में है और धौलाधर श्रेणी के अंदर है। तो कंटिन्यू ईस्टवर्ड इनटू महाभारत रेंज के अंदर, यानी इसका जो विस्तार पूर्व की तरफ है, जो नेपाल के अंदर है, मध्य हिमालय का जो विस्तार है उसको, जिसको महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं, तो ये उसका जो पूर्व विस्तार है वो महाभारत श्रेणी के रूप में जाना जाता है। नाग टिब्बा की हमने बात की। हिमाचल के दक्षिणी जो पूर्वी भाग है वहाँ पर नाग टिब्बा श्रेणी देखने को मिलती है। महाभारत श्रेणी आपसे यहीं से हमने बात की, जो नेपाल में है, जिसके अंदर काठमांडू जो घाटी है वो स्थित है, मसूरी जो कुमायूं के अंदर है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और हिल स्टेशन, जितने भी महत्वपूर्ण हिल स्टेशन हैं वो सब मध्य हिमालय के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे वो शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत, चक्राता। आपके लिए एक होमवर्क भी है, आप मैप में जाएं, देखें कि ये जो हिल स्टेशंस है कौन कौन से स्टेट में है। तो आपकी जो जानकारी है मैं बता दूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होगा, एक होता है कि आदमी खुद देखे और फिर सीखे, तो वो चीज़ आपके लिए मेमोराइज करने में आसान होती है चीज़ों में। उसके साथ साथ और महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं वो आपके लिए वहाँ से प्राप्त हो जाती हैं। अब यहाँ हमने बात की मध्य हिमालय की। अब हम बात करते हैं जो ये हमने बात कर ली, दर्रों की हमने बात कर ली। अब आता है शिवालिक, जिसका हमने कहा कि हिमालय की जो 3 क्रमिक जो उत्थान हुआ था सबसे बाद में, जो शिवालिक हिमालय है, जिसको उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं और भाई हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। विस्तार की बात करें, सबसे बाद में हुआ, सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे परतदार शैलों का जो है वो निक्षेपण ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें बालू, कंकड़ और कंपेस्ट जो सेल्स हैं वो भी यहाँ देखने को मिलती हैं। अधिकांश जो इन जो चीज़ों का जो जमाव है वो यहाँ मध्य और जो महान हिमालय है उससे जो निकलने वाली जो पूर्ववर्ती नदियाँ थी उनके द्वारा भी, उसके बाद जो नदियाँ निर्माण हुआ उनके द्वारा भी यहाँ पर इन चीज़ों के निर्माण के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा। विस्तार की बात करें तो जो शिवालिक है, जो जो उप हिमालय है, भाई हिमालय है, पंजाब के में पेटवार बेसिन से पूर्व में कोसी नदी तक। ये कोसी नदी की बात नहीं है, एक क्रमिक रूप से देखने को मिलती है, लेकिन अगर उसके बाद जो इसका जो विस्तार है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ तक इसका जो विस्तार है वो देखने को मिलता है। औसत ऊंचाई 600 मीटर से 1500 मीटर के बीच में। चौड़ाई अलग अलग जगह पे अलग अलग है। हिमाचल और पंजाब में इसकी चौड़ाई अधिक देखने को मिलती है, 50 किलोमीटर, और जो अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो चौड़ाई है वो कम है, 15 किलोमीटर में है। बात की बालू, कंकड़ और ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी ज़्यादा। इसे गोरखपुर के समीप जो है, जो गोरखपुर जो है, आप नक्शे में जब आप देखेंगे तो यूपी का जो बिल्कुल पूर्वी जो भाग है वहाँ पर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ इसको हम ढूंढवा श्रेणी या चूरिया मूरिया श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। विभिन्न बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बिल्कुल छोटी चीज़ें जो होती हैं वो पूछ ली जाती हैं कि ढूंढवा श्रेणी या चूरू मूरिया जो श्रेणी है वो हिमालय की कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। शिवालिक को जम्मू पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में जो डाफला, मिरी, मिसमी पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। और इनको मैंने जब नॉर्थ ईस्ट की बात की थी तो वहाँ पर मैंने मिसमी, डाफला, एबोर, मिकिर, सब पर्वत श्रृंखलाओं के नाम, जबरवा, सब चीज़ें वहाँ की जो चोटियाँ हैं उनको मैंने आपसे विस्तृत में, आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखिए, आपको महेश कुमार नॉर्थ ईस्ट स्टेट की आप जैसे आप डालेंगे तो मेरा जो वीडियो है आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए। तो और आपको जो क्वेरीज है वो आप मुझसे पूछिए, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। नदर्न लिमिट मैन बाउंड्री थ्रस्ट विच सेपरेट आउटर हिमालय फ्रॉम द लेसर हिमालय, इट्स सदर्न लिमिट इज टू इंडो गंगेटिक प्लेन। अब यहाँ मैन बाउंड्री थ्रस्ट ये आपसे पूछ लिया जाता है
कि मैंने जैसा कहा थ्रस्ट, फॉल्ट, ये सब चीज़ों का निर्माण जब विभिन्न जो चट्टानें एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे चट्टान दूसरे के अंदर निक्षेपित हो जाती हैं, वहाँ पर थ्रस्ट, फॉल्ट और इन चीज़ों का जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ जो मैन बाउंड्री जो थ्रस्ट की बात है, एमबीटी की जो बात करते हैं, तो ये जो आउटर हिमालय है उसको लेसर हिमालय से अलग करने का काम करती है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण वो है। अब यहाँ हम बात करें लघु हिमालय जो है, और इसकी जो घाटियाँ हैं शिवालिक और जो लघु हिमालय, और उसके मध्य के अंदर दून, जिसको दोनों के मध्य के अंदर जो घाटी होती है उसको पश्चिम के अंदर दून नाम से, देहरादून आपने पढ़ा, द्वार हरिद्वार द्वार के नाम से, यानी लघु हिमालय यानी जिसको मध्य हिमालय कहते हैं, और शिवालिक के मध्य के अंदर जो घाटियाँ होती हैं उनको पश्चिम में दून, देहरादून, कोथरी दून, पटली दून, और पूर्वी भाग के अंदर उसको हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे लिए चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज कई किताबों में करते हैं कि कुछ पुस्तकें कहते हैं कि काराकोरम और जो लद्दाख श्रेणी है वो ही ट्रांस हिमालय का पार्ट है। कुछ पुस्तकों के अंदर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों श्रेणियों को जो ट्रांस हिमालय का पार्ट माना जाता है। ट्रांस हिमालय जो होते हैं इनका निर्माण महान हिमालय की प्रक्रिया से पूर्व हो चुका था, लेकिन इसके अंदर जो यूरेशियन प्लेट्स है उनका जो योगदान था वो ज़्यादा रहा। अब यहाँ हम नक्शे में देखें, ये काराकोरम रेंज, आपसे सवाल पूछ लिया जाता है 1 2 3 4, तो इन चीज़ों को आप एक्सप्लेन कीजिए। अब आपके नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत से। और यूपीएससी के अंदर सवाल पूछा हुआ है, जो आईएएस की जो प्रीलिम्स होती है, प्रारंभिक परीक्षा होती है, ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण तरफ जो पर्वत श्रृंखलाएँ जो है वो कौन कौन सी हैं। तो आपको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी, जो जास्कर जो पर्वत श्रेणी है जिसका पूर्वी जो विस्तार है जो कि नेपाल के अंदर देखने को मिलता है, तो कैलाश जो पर्वत श्रेणी है वो नेपाल के अंदर देखने को मिलती है, इसका जो विस्तार है नेपाल के अंदर है। अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं कि जो काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है उसको हम बैकबोन ऑफ हाई एशिया, ये एशिया का जो ऊंचा जो स्थान है उसकी बैकबोन के नाम से जाना जाता है। मैंने आपसे पहले कहा कि जो गॉडविन ऑस्टिन है जो कि काराकोरम श्रृंखला पे स्थित है, जो भारत में है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन काराकोरम के अंदर। हिमालय की चोटी की बात की तो मैंने आपसे कंचनजंगा कहा भारत की, और ये हिमालय, इसकी स्थिति की बात करें तो हिमालय के उत्तर में है, तो काराकोरम श्रृंखला यहाँ पे है। और जो लद्दाख की हम बात करते हैं तो लद्दाख और जो जास्कर जो श्रृंखला है, ये लद्दाख है और ये जास्कर है, और इन दोनों के मध्य से जो सिंधु नदी है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हुई इस तरह से पाकिस्तान में चली जाती है। और जहाँ ये लद्दाख और जास्कर के मध्य के अंदर जहाँ ये प्रवेश यहाँ कर रही है, तो यहाँ बुंजी स्थान पर इसने एक तरह से विश्व वैली का निर्माण किया है, एक जो कि इतना कटाव किया है कि इसकी गहराई 5200 मीटर तक इसने यहाँ पर कटाव कर दिया है। अब ट्रांस हिमालय भी सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलती है। अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण, टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पर वनस्पति का अभाव देखने को मिलता है। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। तो ये जो जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं इसी ट्रांस उसकी बात कर रहे हैं, तो काराकोरम की अलग से हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है 600 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई जो है चौड़ाई है 120 से 140 किलोमीटर है। इसको प्राचीन समय के अंदर जो काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है उसको प्राचीन समय के अंदर कृष्णागिरी के नाम से जानते थे, और ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। जैसे मैंने आपसे बताया, ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, काराकोरम की हम बात करते हैं तो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। और यहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं उनका बड़ा विस्तार देखने को मिलता है, जिसमें मैंने आपसे ग्लेशियर्स को अलग से मैंने मैप में आपको दिखाने की कोशिश की। सियाचिन, बालोत्रा, बेफो, हिरस्पार ग्लेशियर्स महत्वपूर्ण है। K2 या गॉडविन ऑस्टिन इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये अगर हम इस काराकोरम को भी फिर हम देखें ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ काराकोरम श्रृंखला है, और इधर पामीर की गांठ है जहाँ आपके इधर क्यून लून है, हिमालय है, इधर पाकिस्तान से किरथर पर्वत श्रृंखला एक दूसरे से मिलती है।
जिसको एशिया की छत के नाम से भी जाना जाता है, पामीर को। और यहाँ हम देखें तो इसके दक्षिण में सिंधु नदी है, और इसके उत्तर से दक्षिण की तरफ जो सिंधु की सहायक नदी है श्योक है, वो यहाँ बहती है यहाँ पर। अब हम बात करें लद्दाख श्रेणी की। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो रॉक पोसी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये सबसे तीखी ढाल वाली चोटी है दुनिया की सबसे ज़्यादा। इसमें स्लोप सबसे ज़्यादा है, अत्यधिक स्लोप। और ये किस में है? लद्दाख के अंदर स्थित है। और श्योक व सिंधु नदियों के बीच में जो है इस लद्दाख जो पर्वत श्रृंखला है उसकी स्थिति देखने को मिलती है। और इनकी यहाँ पर जो काराकोरम और जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला है इसके अंदर इंडस सांगपो शूचर जोन भी क्या होता है कि एक तीक्ष्ण जो भाग होता है जब प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, काराकोरम और लद्दाख के बीच में इंडस सांगपो शूचर जोन है, ITSZ जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ हमने बताया कि श्योक है, ये दक्षिण के अंदर सिंधु नदी बह रही है, ये आ गई श्योक, हमने तब भी बताया था। लद्दाख है, औसत जो ऊंचाई है 5,500 से 6,000 मीटर, यानी 5.5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर। औसत चौड़ाई 30 किलोमीटर है। और जो कैलाश रेंज है इसका जो विस्तार है नेपाल के अंदर है, और जो हाईएस्ट जो कैलाश रेंज है उसकी जो ऊंची चोटी है उसको माउंट कैलाश के नाम से जानते हैं। और लद्दाख जो शाखा है जिसका विस्तार नेपाल में, उसको ही कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है। तो ये और इंडियन यूरेशियन प्लेट ज्वाइनिंग टुगेदर अलोंग ए मेजर फॉल्ट जोन। तो ये मैंने आपसे अभी बताया कि जो इंडस सांगपो शूचर जो जोन होता है वो इंडियन और यूरेशियन प्लेट जहाँ एक दूसरे से ज्वाइन होती है, टुगेदर करती है, वहाँ पे जो मेजर जो फॉल्ट होता है उससे इसका निर्माण हुआ है। अब ये कुछ इसका प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया है हिमालय का, जिसमें जो सिडनी बर्नार्ड थे वो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, और जिन्होंने भारत का एक प्रादेशिक वर्गीकरण किया। प्रदेश का मतलब होता है कि एक क्षेत्र जो समीपवर्ती क्षेत्रों से अलग हो और उसमें कुछ विशिष्टताएं हों जो उससे अलग करती हैं, उसके आधार पे किया था। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किसने किया? आपसे ये सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ हम इसके प्रादेशिक वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएं तो पंजाब हिमालय, देन कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। ये इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा तो भी इस मैप के माध्यम से आप पूरी जानकारी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब सबसे पश्चिम में हमने पंजाब हिमालय की बात की, और इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी से आपके सतलज नदी के मध्य के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसकी जो चौड़ाई है वो 560 किलोमीटर के बीच में है। अब हिमालय की सर्वाधिक जो ऊंची चोटियाँ जो चौड़ाई है वो सबसे जो चौड़ाई जो विड्थ है वो आपके पंजाब हिमालय के अंदर देखने को मिलता है। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियाँ इसी भाग के अंदर स्थित हैं। उत्तरी ढाल पर वनस्पति का अभाव है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, बर्फ ग्लेशियर ज़्यादा देखने को मिलता है। दक्षिण ढाल पर आपको जो है डेंस फॉरेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है। कुमायूं की हम बात करें तो सतलज और काली नदी के मध्य के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसका जो विस्तार है वो सबसे कम अगर प्रादेशिक दृष्टिकोण से देखें तो कुमायूं हिमालय का ही देखने को मिलता है, 320 किलोमीटर। और मसूरी, नागटिबा जो श्रेणियाँ हैं वो कुमायूं हिमालय है उसी के अंदर स्थित है। नंदा देवी चोटी, माना, नीति जो पास है वो यहीं पे देखने को मिलता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, कामेट, ये सब जो चीज़ें हैं, जो हिल स्टेशंस हैं, जो पीक्स हैं, जो दर्रे हैं, वो सब यहीं देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें नेपाल हिमालय की बात करें तो ये भारत का जो प्रादेशिक वर्गीकरण के दृष्टिकोण से ये सबसे जो लंबा भाग है, सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो नेपाल हिमालय के अंदर देखने को मिलती है। और इसका जो विस्तार है वो काली नदी से तिस्ता नदी तक 800 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा सबसे ऊंची चोटियां यहीं देखने को मिलती है। माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये सब वहीं पे है। कंचनजंगा सिक्किम में है, सब यहीं पर आपको देखने को मिलती है। आसाम हिमालय की बात करें तो इसका विस्तार दूसरे नंबर पे है, 750 किलोमीटर है। तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है।
नेपाल हिमालय से इसकी जो ऊंचाई होती है कम होती है। कांगड़ा, चुमला घाटी, चुमलाहारी, काबरस, जांग सांगला, पोहिनी, नामचा बरवा, दिबांग, दिबांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र नदियाँ सभी असम हिमालय के अंदर देखने को मिलती है। अब यहाँ मैंने जो विभिन्न जो फॉल्ट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं सामान्यतः हमसे कई बार पूछी जाती हैं और ये महत्वपूर्ण जो है आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। मैंने ये जो ग्रीन कलर से जो दिखाया है वो मैंने ग्रेट जो हिमालय है उसको दिखाया है, मिडिल को मैंने ब्लू कलर से दिखाया है। यहाँ हम देखें ये मिडिल हिमालय है, ये जो है जो आपका बाह्य जो शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है उसको दिखाया है। और इन सब के मध्य के अंदर मैंने रेड कलर से जो यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये वाली, ये और ये दक्षिण में ये जो हैं ये अगर हम यहाँ देखें तो सबसे उत्तर में हमें मैन सेंट्रल थ्रस्ट देखने को मिलता है। जो महान हिमालय के निर्माण के बाद जब मध्य हिमालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तब इन थ्रस्ट का निर्माण हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए, तो महान हिमालय और जो मिडिल हिमालय के मध्य के अंदर मैन सेंट्रल थ्रस्ट देखने को मिलता है। उसके बाद जो मध्य हिमालय और जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है उसके मध्य के अंदर हमें मैन बाउंड्री फॉल्ट, वो क्या था, MCT, ये क्या है, MBT। तो MCT महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, और MBT मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य हमें देखने को मिलता है मैन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक और जो दक्षिणी जो मैदानी क्षेत्र है उसके अंदर जो हमें देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं इस जो है इसको हम कहते हैं बाह्य फ्रंटल फॉल्ट। तो ये जो बाह्य जो है आउटर फ्रंट फॉल्ट के नाम से जाना जाता है, ये जो दक्षिण के अंदर है। अब इसी निर्माण की प्रक्रिया के अंदर विभिन्न फॉल्ट्स का निर्माण हुआ। जब ये इंडियन प्लेट इधर की तरफ क्षेपण की तो अलग अलग जगह अंदर अलग, जैसे दामोदर फॉल्ट, नर्मदा फॉल्ट, ताप्ती फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जिसका विस्तार इस तरह से आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ आपके जो सवाई माधोपुर, चंबल घाटी जो है, भुज्जे जो भूकंप आया था वो इसी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के अंदर है। इवन दिल्ली का जो पार्ट है वो भी इसके अंदर आता है। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट वाले जो क्षेत्र है वो हमेशा सेस्मिक वेव्स के दृष्टिकोण से या भूकंपीय दृष्टिकोण से हमेशा ही जो संवेदनशील क्षेत्र जो होते हैं उसके अंदर माने जाते हैं। जैसे मैंने कहा, इसको हिमालय फ्रंटल फॉल्ट के नाम से जानते हैं, जो शिवालिक और महान जो मैदानी क्षेत्र है उसके अंदर, जिसको मैंने कहा कि बाह्य जो फ्रंटल फॉल्ट का उसको हिमालय फ्रंटल फॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जो स्लाइड्स हैं ये मैंने जो वलन जो वेस्टर्न सिनेटिक्स जो फॉल्ट्स होते हैं यहाँ पर ये मिलेगा, और जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो अराकान योमा जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ ये देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए मैंने विभिन्न मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की, और मेरा पूरा प्रयास है कि आपको चीज़ें मैं ये जो स्लाइड्स है ये आपको शेयर भी करूँगा, लेकिन जब तक मुझे आप लोगों का आउटपुट, मुझे आप लोगों के जो फीडबैक मुझे नहीं मिलेगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब तक मुझे बड़ी ये रहेगी कि मैं मेरी जो पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या सुधार करूँ जिससे मैं आपको ज़्यादा बेहतर दे सकूँ। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, आप कमेंट्स करें, जो भी कमेंट होंगे मैं कोशिश करूँगा उनका आपका जवाब दूँ। आपके जितने भी जो क्वेरीज़ हैं उनको एक जगह मैं कलेक्ट करके उनको आपको जो सॉल्यूशन है उसको मैं प्रदान करूं। और आपसे मैं बता रहा हूं कि आप चाहे पीजी के स्टूडेंट हो, चाहे यूजी के स्टूडेंट हो, या आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनके अंदर आपको यहाँ से इतने सवाल मिलेंगे जो मैप के माध्यम से आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप कोशिश कीजिए, मैं आपसे जैसे ये स्लाइड्स हैं आप बहुत सारी ये मैंने खुद ने तैयार की हैं, लेकिन बहुत सारी जैसे ये आप इस स्लाइड के अंदर मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपसे बताया था कि नागटिबा, कुमायूं, मसूरी रेंज, चूरिया घाट हिल जो है, एक काठमांडू है, डाफला, मिकिर, ये शिवालिक का जो पूर्वी की तरफ की जो विस्तार है उसकी मैंने बात की। ये एक सामान्य वो वर्गीकरण था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, हिंदू कुश, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, उसी के जो पार्ट्स है उसकी हमने यहाँ बात की।
आपको मैंने और भी मैंने जो ये चीज़ कुछ स्लाइड्स है जो मैंने गूगल से ली है, आप भी वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं शेयर भी कर दूंगा इस स्लाइड के अंदर। आपको जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनका अलग अलग जगह पे जो नाम से जाना जाता है, कश्मीर वैली का है, इंडस है, आपके मसूरी रेंज, नाग टिब्बा, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये चीज़ें जहाँ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उसकी जो स्लाइड्स हैं, यहाँ हमने जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, जो ग्रेट हिमालय है वो है। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और मेरा यही है कि आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें, जो भी आपके कमेंट्स हैं वो ज़रूर दें। अच्छे हैं तो अच्छे दीजिए, लेकिन आप एक्टिव होइए, चीज़ों को लर्न करने की कोशिश कीजिए। आप किताब के साथ साथ इन वीडियोज़ को देखिए, निश्चित रूप से आपको सहायता मिलेगी। धन्यवाद।